जनता को, भूखे को राशन दे करके और 5 लाख का पोस्टर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख का राशन दिया गरीब को, इस बात को प्रचारित करके आप कहीं ना कहीं जनता को नीचा दिखा रहे हैं और खुद को लोकतंत्र से ऊपर बता रहे हैं। जबकि मैं खुद सीजीएल का एप्लीकेंट हूँ, मैंने खुद सीजीएल का फॉर्म भरा है। मैं जैसे कई बार हम लोग प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो हम लोग इसलिए फॉर्म भरते हैं कि ये ना कहे कि हम लोग अभ्यर्थी नहीं हैं, कि हम लोग स्टूडेंट नहीं हैं। कई बार ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि नहीं आप लोग तो अब नेता हो गए, तो कहते हैं इसकी राजनीति के केंद्र में इन बिंदुओं को लाना होगा जिससे गरीबों के घर में रोटी जाए, जिससे गरीबों के घर में रोजगार जाए, जिससे गरीबों का जो ज़मीन लिया गया उसको मुआवजा मिले। कब कितना गांधी बनना है, कब कितना अंबेडकर का बनना है, कब कितना भगत सिंह बनना है और कब कितना सुभाष चंद्र बोस बनना है, तो सबके विचारों के बीच एक समन्वय बना करके एक कंक्लूसिव सोच के साथ आपको आगे आना होगा। क्योंकि अब परिस्थितियाँ 2024 में हैं। अन्नपूर्णा देवी जी सांसद है, क्यों हैं? क्योंकि वहाँ रमेश यादव के परिवार से हैं। बगल में जयंत सिन्हा जी क्यों हैं सांसद? क्योंकि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बगल में रामगढ़ क्यों है विधायक? क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है। ठीक है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी क्यों हैं सांसद? क्योंकि सुदेश महतो जी के मौसा लगते हैं। बड़का गांव में देखिए क्यों है अंबा जी? क्योंकि वो योगेंद्र साहब की बेटी। संजय मेहता पॉलिटिक्स में जब आए हैं तो संजय मेहता पॉलिटिक्स में अपना आइडियल किसको मानते हैं? तो मैं अंबेडकर को मानता हूँ। अंबेडकर ने कहा कि इस देश के भीतर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि सबको नौकरी में समान का अवसर। नमस्कार, साल 2024 का जनवरी का ये 24 तारीख है। हजारीबाग में एक झारखंडी महापंचायत का सभा रखा जाता है। इस महापंचायत का अगुवा रहते हैं संजय मेहता जी और ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर के तले किया जाता है। यह मुख्यतः मूल रूप से देखा जाए तो यह लोकसभा स्तरीय का ये सभा रखा गया था। इस सभा को करने की क्या ज़रूरत पड़ी और ये लोग चुनाव में क्यों आए हैं? ये लोग तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये लोग अब राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और राजनीति मतलब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है संजय मेहता जी आपके हमारे। बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को, तमाम झारखंड वासियों को। साल 2024 का 24 जनवरी का दिन हजारीबाग में आपने सभा किया, कैसा था? बहुत ऐतिहासिक रहा और आपने देखा होगा कि एक ज़बरदस्त जनसैलाब उमड़ करके आया और हम लोग एक ऐसे मैदान में सभा कर रहे थे जहाँ पर 20 लाख की भी अगर भीड़ आएगी तो वो भीड़ कम दिखेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि वहाँ पर पूरे स्टेडियम में मुझे लग रहा था कि हवाई अड्डा के मैदान में हज़ार गाड़ियाँ थी, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे और एकटक लोग सुनते रहे। एकदम ठंड में भी शाम तक लोग टिके रहे और लगातार विचारों को सुनते रहे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता है कि ये नौजवान क्या करेंगे झारखंड के लिए। आप लोग किन मैनिफेस्टो को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं? आप सिर्फ स्थानीय खतियान के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे या फिर यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उन चीज़ों पे भी हाईलाइट करेंगे? देखिए, झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि झारखंड में एक बहुत बड़े लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है और इस लैंड रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि झारखंड के अंदर आप देखिए कि ज़मीन की इतनी अधिक समस्याएँ हैं कि जितने लोगों का ज़मीन लिया गया उसमें उनको पुनर्वास की नीति का कोई भी पालन नहीं हुआ। आप आज देखिए कि जिस मैदान पर सभा हो रही थी, हवाई अड्डा का मैदान, उस हवाई अड्डा के मैदान में जिन रैयतों का ज़मीन लिया गया है आज तक उन रैयतों को उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो ठीक उसी तरीके से झारखंड के अलग इलाकों में एक बहुत बड़ी समस्या ये दिखाई पड़ती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाई पड़ती है कि झारखंड के अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की नौकरी लूटी जा रही है। और एक और तीसरी बात इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो शिक्षित हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, वो उसकी नौकरी लूट लिए, लेकिन जो अशिक्षित थे और जो कहीं पर काम कर सकते थे, सपोज कि अगर कहीं पर कोयला खनन की परियोजना है तो वहाँ पर अगर लिफ्टिंग का काम है, वहाँ पर मजदूरी का काम है, तो वहाँ पर झारखंडी कम से कम मजदूरी का तो काम कर सकता था। लेकिन हालात ये है कि उसको सऊदी अरब जाना पड़ रहा है 20,000 रुपया कमाने के लिए। हालात ये है कि उसको मुंबई जाना पड़ रहा है 10,000 रुपया कमाने के लिए। हालात ये है कि वो दिल्ली में जाकर के किसी 5 मंजिला इमारत में काम कर रहा है, वहाँ से गिर के मर जा रहा है और उसकी डेड बॉडी को फिर हम जैसे लोगों को किसी तरीके से लाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे शिक्षित लोग हैं उनकी नौकरी तो आपने लूट ही लिया 20 लाख 25 लाख में सेटिंग गेटिंग करके। जो हमारे अशिक्षित लोग थे, जो कामगार थे, मजदूर थे, उनको यहाँ पर मजदूरी दी जा सकती थी। सोचिए झारखंड में कितना कोल खनन का परियोजना है, कितना आयरन है, कितना यूरेनियम निकलता है, कितना बॉक्साइट है, कितना अबरक है, कितने सारे प्लांट हैं, पावर प्लांट हैं, स्टील के प्लांट हैं। उसके बावजूद भी सरकार कहती कि 75% स्थानीय को नौकरी देंगे, वो कानून नहीं लागू हो पाता है। तो इसका मतलब कि हमारे नौकरी शिक्षित लोगों का लूटे, अशिक्षित लोगों को लूटे, हमारा ज़मीन आपने लूटा और हमारे नेतृत्व पर भी आपने हमला किया कि आप सांसद विधायक भी आकर के आप ही लोग बन रहे हैं। तो झारखंडी कहाँ जाएंगे? झारखंड इसके लिए बना था कि यहाँ के सारे लोग बेबसी और दर्द और पीड़ा में रहे। तो हम लोग इन्हीं मैनिफेस्टो के साथ आ रहे हैं कि झारखंड में झारखंडियत को जगाना है और झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करना है और झारखंड के अंदर झारखंड के लोगों को तमाम संसाधनों में, अवसरों में प्राथमिकता मिले, ये हमारी मांग है।
आपने झारखंडियों को झारखंड का जो दर्द है उसको मतलब एहसास करा दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि जवानी में हर कोई कॉमरेड होता है, जब वो आगे चल जाता है, जब उसका पेट भर जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना रूट चेंज कर लेते हैं, अपना लोगों से मिलना जुलना कम कर लेते हैं। जो जिस मुद्दे के साथ में वो ऊपर उठते हैं, जैसे जेएमएम देख लीजिए, आजसू देख लीजिए, जिन मुद्दों को लेकर के वो ऊपर चले जाते हैं उन मुद्दों को ही वो छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, हम लोग दर्द को सहे हैं और हम लोग बहुत सामान्य घर से निकले हुए लोग हैं। हम लोग बोरा पे स्कूल में पढ़ने जाते थे, माड़ भात भी खाए हैं हम लोग, और हम लोगों ने इस दुनिया के भीतर अलग अलग तरीके का दर्द सहा है और ये 2.5 साल में बहुत कुछ महसूस किया हम लोगों ने। हम लोगों के पास क्या था? हम लोगों के पास ना कुछ है और ना मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी कुछ अभिलाषा रखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ आ जाए। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन विचारों को पहुंचाने का जो हम लोगों के अंदर जज्बा है वो कभी ना मरे, और झारखंड के अंदर झारखंडियत की विचारधारा को, झारखंड के डेवलपमेंट को, सोच को आगे बढ़ाना कोई गलत बात नहीं, कोई असंवैधानिक बात नहीं है। बिहार में भी लोग कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। साउथ इंडिया में भी लोग कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों के हम विकास की परिकल्पना में आप देखिएगा कि दक्षिण के राज्य अपने मतलब क्षेत्रवाद को बहुत प्राथमिकता देते हैं। महाराष्ट्र भी बहुत क्षेत्रवाद को प्राथमिकता देता है। तो अगर किसी राज्य के विकास का विजन हम लोग दे रहे हैं कि इस राज्य का विकास ऐसे होगा, यहाँ के लोगों को अधिकार इस रास्ते से मिलेगा, इस रास्ते से उनको अधिक अवसर दिया जा सकता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि जवानी में हर कोई कॉमरेड होता है, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। जब तक हम झारखंडियों के लिए लड़ने का जज्बा अपने अंदर रखेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ पे 2 पक्ष नज़र आता है। एक पक्ष जो अपना पूर्वजों से बाप बना, दादा बना, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता सांसद बनेगा, और एक तरफ आंदोलनकारियों का टोली जा रहा है। वो कई मतलब विधायक सांसद बनने के मकसद से नहीं आया, वो आंदोलन करने के लिए 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहा था, स्थानीय नीति बनाने का मांग कर रहा था। तो वो आंदोलनकारी अब वो पूंजीवाद हो चाहे परिवारवाद के साथ कैसे टकराएगा? देखिए, साफ तौर पर ऐसे समझिए, हम लोगों ने क्या कहा कि झारखंड के अंदर 3 चीज़ों पर बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। नेतृत्व की परिवर्तन की तो ज़रूरत है, लेकिन वो नेतृत्व बदलेगा कैसे? सबसे पहले तो कि वंशवाद और पूंजीवाद की राजनीति को आपको किनारे करना होगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से पैसे की राजनीति हावी हुई उसको किनारे करना होगा। तो आप देखिए, झारखंड के तमाम इलाकों में आपको मैं गौर कराता हूँ। आप जाइए एकदम चाईबासा की तरफ, वहाँ से जो सांसद हैं वो कौन है? गीता कोड़ा जी हैं। गीता कोड़ा जी क्यों हैं? कि मधु कोड़ा। अन्नपूर्णा देवी जी सांसद है, क्यों हैं? क्योंकि वहाँ रमेश यादव के परिवार से। बगल में जयंत सिन्हा जी क्यों हैं सांसद? क्योंकि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बगल में रामगढ़ क्यों है विधायक? क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है। ठीक है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी क्यों हैं सांसद? क्योंकि सुदेश महतो जी के मौसा लगते हैं। बड़का गाँव में देखिए क्यों है अम्बा जी? क्योंकि वो योगेंद्र साहब की बेटी है। बरकट्ठा में देखिए अमित यादव जी एमएलए हैं, क्यों हैं? क्योंकि चित्तरंजन यादव जी के बेटे हैं। बिरमो में देखिए क्यों है विधायक? क्योंकि राजेंद्र बाबू के बेटे हैं। आप देखिए कुणाल साडंगी एमएलए बने थे, क्यों? क्योंकि दिनेश साडंगी के बेटे हैं। अमित मंडल विधायक हैं, क्यों है? क्योंकि रघुनंदन मंडल के बेटे हैं। हाजी हुसैन जी के बेटे हफीजुल जी मंत्री हैं, इसलिए मंत्री हैं क्योंकि वो हाजी हुसैन के बेटे थे। तो मैं ये अभी बहुत फहरिस्त है लंबी अनिल जी, मैं बता रहा हूँ, मैं ये गिना रहा हूँ आपको। तो सांसद और विधायक वही बनेगा जो नेता और मंत्री का बेटा होगा। मतलब झारखंड में स्वतंत्र लीडरशिप नहीं पैदा हो रहा है, तो स्वतंत्र लीडरशिप यहाँ पर निकालना होगा। यहाँ विनोद बाबू निकालना होगा, यहाँ ए के राय निकालना होगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। भाषण में कह रहा था कि आज झारखंड की मिट्टी इतनी बांझ हो गई है कि अपना नेता नहीं पैदा कर सकती है। जी, मैं सही यही लोगों को ये चेतना को जागृत कर रहा हूँ कि क्या हमारी मिट्टी में इतना दम नहीं है? जिस मिट्टी ने इतने क्रांतिकारियों को पैदा कर दिया, जिस मिट्टी ने इतने ए के राय पैदा किए, इतने विनोद बाबू पैदा किए, शिबू सोरेन पैदा किया, निर्मल महतो पैदा किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पूरे झारखंड के अगर इतिहास को पढ़िएगा 1783 से लेकर 1832 से लेकर के 1895 से लेकर के, और इस दौर में देखिए 1900 के दौर में आप देखिए, और पूरे झारखंड को अगर आप देखिएगा कि जब वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो रहा था उस समय 1912 के दौर के याद करिए, तो आपको ये नज़र आएगा कि बहुत क्रांतिकारियों की धरती रही है। जैसे 1 जनवरी 1948 को आप देखिए खरसावां का गोलीकांड हुआ, तो तमाम ऐसे जो क्रांतिकारियों की धरती रही, वहाँ पर अगर लीडरशिप का क्राइसिस होगा तो चिंता होगी। तो इस स्टेट को सबसे पहले एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ लीडरशिप की क्राइसिस को दूर करना होगा, क्योंकि लीडरशिप की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो नेता हैं वो या तो वंशवाद की उपज है, या तो पूंजीवाद की उपज है, या तो परिवारवाद की उपज है। तो इसको खत्म करना होगा। तो संजय महतो लोकसभा चुनाव के लिए मात्र अप्रैल में चुनाव होना है, मई जून में सरकार बनाना है, तो संजय महतो 2-3 महीना का जो मोहलत बचा उसमें क्या क्या एक्टिविटी ऐसा कर रहे हैं कि हजारीबाग के जितने भी 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं उन सभी को अट्रैक्ट कर पाएँ? देखिए फिलहाल तो हम लोग एकदम सो भी नहीं पा रहे हैं, जहाँ जहाँ पहुँचना पड़ रहा है पहुँच रहे हैं। मैंने देखा थी कि 2278 पोलिंग स्टेशन है इस एरिया में, 16,67,000 के आसपास वोटर्स हैं, 5 विधानसभा है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम लोग जनता तक पहुँचेंगे, घर घर पहुँचना होगा तो घर घर
पहुँचेंगे, गाँव पंचायत में बैठक करना होगा, वार्ड लेवल पर बैठक करना होगा, तो करेंगे। क्योंकि बड़ी सभाओं के लिए बार बार संसाधन जुटाना भी संभव नहीं हो पाता है, हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं। तो एक एक करके जनता से अपना मिल करके अपने संदेश को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये हमारी योजना है कि पॉकेट मीटिंग्स करें, पंचायत जा करके लोगों के साथ बैठक करें और तुरंत उन तक ये संदेश दें कि झारखंड की राजनीति में यहाँ पर अगर बदलाव चाहिए तो सिर्फ स्टेट की राजनीति नहीं, सेंट्रल राजनीति में भी यहाँ के लोगों को दखल देना होगा। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से पूंजी लेती है कि हम चुनाव लड़ेंगे और फिर आपको बाद में कुछ किया जाएगा, लेकिन आपके जैसे लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से फंडिंग मिल रहा है? कोई फंडिंग नहीं है फिलहाल। इतना बड़ा प्रोग्राम करा दिया हजारीबाग में। नहीं तो सारे लोग जो अपने लोग हैं वो 10, 20, 50, 100 रुपये जमा करते हैं हम लोग और उसी माध्यम से आते हैं। जैसे इतने लोग आते हैं तो वो लोग क्या है कि अपने अपने साधनों से, संसाधनों से आते हैं, अपने अपना मेहनत करते हैं, अपने अपने तरीके से आते हैं। तो उन सभी साथियों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूं और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए आप लोग इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन सभी साथियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस इतने बड़े महापंचायत को आप सबों ने मिल करके सफल बनाया है और इसकी सफलता कहीं ना कहीं झारखंड के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा अध्याय लिखेगी। अच्छा, आपको JBKSS का केंद्र में भी कुछ पद वगैरह मिला है, तो उनको लेकर के आप लोग क्या किस टाइप से मेहनत कर रहे हैं और क्या क्या काम? देखिए, फिलहाल हम लोगों ने कुछ लोगों की जिम्मेदारियां तय की है और तमाम जो हमारे साथी हैं जिनको अलग अलग पद दिया गया और कुछ सूची और 26 जनवरी को आने वाली है, उस सूची में कई और लोगों को दायित्व मिलेगा। तो अभी दायित्व के आधार पर लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि काम का एक क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान या फिर संगठन का जो कामकाज है इस तरीके से चलेगा। तो वो फिलहाल हम लोग उसको शेप दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप देख रहे होंगे कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो थी वो बिल्कुल अलग थी। मतलब कहीं ना कहीं मतलब लोग जैसे तैसे काम कर रहे थे, कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं था। तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कहिए कि एक फ्रेम में सारा काम को सेट कर रहे हैं और एक डिसिप्लिन वे में, अनुशासन के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं। राम मंदिर का असर झारखंड का लोकसभा चुनाव में पड़ेगा क्या? झारखंड में जो लोकसभा चुनाव होगा, देखिए ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जो नैरेटिव सेट होता है उससे उसका वोट प्रभावित होता है। लेकिन चूँकि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि राम के प्रति सबकी आस्था है और राम का जीवन सबके लिए आदर्श का जीवन है, वो तो है ही। लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झारखंड की राजनीति के केंद्र में इन बिंदुओं का लाना होगा और देश की राजनीति के केंद्र में इन बिंदुओं का लाना होगा जिससे गरीबों के घर में रोटी जाए, जिससे गरीबों के घर में रोजगार जाए, जिससे गरीबों का जो ज़मीन लिया गया उसको मुआवजा मिले। तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस राजनीति को शिफ्ट करना होगा डेवलपमेंट के विजन पर, ना कि रिलीजन के विजन पर। क्योंकि मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक हम लोग विकास की बात नहीं करेंगे तब तक जो जीवन स्तर है लोगों को उठाने की बात है वो नहीं उठ पाएगी। और जीवन स्तर कब उठता है? जब आर्थिक संपन्नता आती है। और आर्थिक संपन्नता कब आएगी? जब रोजगार मिलेगा। आर्थिक संपन्नता है तभी तो इतने सारे रोड बन रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझिए। रोड का बनना, सरकार के पास टैक्स के पैसे जा रहे हैं, उससे सरकार रोड बना रही है। लेकिन आम आदमी का अगर जीवन काम हो रहे हैं, 5 किलो चावल दिया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ दिए जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है कि सरकार की ये सोच होगी कि वो गरीबों को खाना खिलाएगा। और इस देश में जो PDS की व्यवस्था है, जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है, वर्षों से है। लेकिन आप 5 किलो किसी अपने देश की जनता को, भूखे को राशन दे करके और 5 लाख का पोस्टर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख का राशन दिया गरीब को। इस बात को प्रचारित करके आप कहीं ना कहीं जनता को नीचा दिखा रहे हैं और खुद को लोकतंत्र से ऊपर बता रहे हैं। जबकि लोकतंत्र की परिकल्पना ये है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा और विकास की अवधारणा में इस बात को फिट किया गया है लोकतंत्र में कि आम आदमी के कल्याण के लिए सरकार काम करेगी। इसलिए वेलफेयर स्टेट है इंडिया। इंडिया को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो हमारी जिम्मेवारी एज अ PM, हमारी जिम्मेवारी एज अ CM ये थी कि भूखे को खाना खिलाना है। तो क्या खाना खिला करके मैं ढोल पीटने लगूंगा कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया? तो इस तरह की राजनीति को तिलांजलि देनी होगी। ये एक विकृत मानसिकता है, ये एक नैरो माइंड सेट है, ये कह सकते हैं कि छोटी मानसिकता है कि आपको खाना खिला करके, आपको चावल रोटी दे करके हम ढोल पीट करके बड़े बड़े पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि मैंने आपको 5 किलो राशन दे दिया। ऐसी राजनीति को तो मैं तिलांजलि देता हूँ, ऐसी राजनीति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। संजय मेहता के बारे में कुछ व्यक्तिगत बात करेंगे। संजय मेहता पॉलिटिक्स में जब आए हैं तो संजय मेहता पॉलिटिक्स में अपना आइडियल किसको मानते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में जब आइडियल मानने की बात आती है तो मैं अम्बेडकर को मानता हूँ। अम्बेडकर ने कहा कि इस देश के भीतर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि सबको नौकरी में समान का अवसर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी है, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, अहिंसा की जो बात करते हैं, वो अपने आप में ऐसी आइडियोलॉजी पर अगर हम लोग चलें और ऐसी आइडियोलॉजी पर अगर दुनिया चले तो बहुत कुछ हो सकता है।
अहिंसा से गांधी जी ने क्या नहीं करके दिखाया अहिंसा के रास्ते पर चल करके। तो आपको कब कितना गांधी बनना है, कब कितना अंबेडकर का बनना है, कब कितना भगत सिंह बनना है और कब कितना सुभाष चंद्र बोस बनना है, तो सबके विचारों के बीच एक समन्वय बना करके एक कंक्लूसिव सोच के साथ आपको आगे आना होगा। क्योंकि अब परिस्थितियाँ 2024 में हैं, तो जो तमाम लोग जो थे उनके अनुसार उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो उनके अनुसार काम किए। तो अगर हम लोग पूरी तरीके से अगर रेडिकल माइंडसेट के साथ चलेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कंक्लूसिव और इंक्लूसिव थिंकिंग के साथ हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी विचारधारा को समावेशित करते हुए एक ऐसी विचारधारा बनानी होगी जो समाज को सही रास्ते पर ले जा सके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि आप 24 तारीख को सभा की 28 तारीख से एग्जाम है SSC CGL का, तो सभी आप कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है युवाओं की पार्टी है, हमारी पार्टी जो है कि पढ़े लिखों की पार्टी है, तो पढ़े लिखे लोग तो आप एग्जाम वगैरह में बिजी हो गए हैं, तो फिर मैं खुद CGL का एप्लीकेंट हूँ, मैंने खुद CGL का फॉर्म भरा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक इन सारों बीच में नहीं जाएंगे और इनके दर्द को नहीं समझेंगे तब तक हम, जैसे कई बार हम लोग प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो हम लोग इसलिए फॉर्म भरते हैं कि ये ना कहे कि हम लोग अभ्यर्थी नहीं हैं, कि हम लोग स्टूडेंट नहीं हैं। कई बार ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि नहीं आप लोग तो अब नेता हो गए, तो कहते नहीं भाई आप लोगों के बीच से ही निकले हैं, आपका दर्द समझते हैं। तो तमाम अपने विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि आप शिद्दत से करिए। हालांकि झारखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं। अभी सूचना मिली कि कई सीटों पर आप देखिए कि कहीं ना सेटिंग गेटिंग हुआ। PGT की परीक्षा में ये बात सामने आई, लैब असिस्टेंट की परीक्षा में ये बात सामने आई, और हम लोगों को ये सूचना मिली कि आसनसोल में जाकर के क्वेश्चन लीक कराया गया था, वहाँ पर जाकर के लोगों को स्क्रीन पर दिखा दिया गया। और कई जगहों पर ऐसा आया कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन था उसको कोई एक ऐसा मोबाइल कंप्यूटर का एप्लीकेशन के माध्यम से दूसरी जगह से ऑपरेट करके क्वेश्चन का आंसर पूरा कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी खामियां झारखंड के अंदर हो रही हैं। और कई सारे ऐसे विद्यार्थी बताते हैं कि भैया वो फलाना आदमी ऑफर कर रहा था कि इतना पैसा दो, ये नौकरी तुमको दिला देंगे। तो इस तरह की स्थितियां झारखंड के अंदर चल रही हैं। लेकिन फिर भी नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि आप शिद्दत से तैयारी करिए। सरकार के ऊपर हम लोग ये दबाव बना रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षा हो। अंत में हजारीबाग लोकसभा के वोटर्स को क्या कहेंगे? सभी को यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ हजारीबाग नहीं, तमाम झारखंडी जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। झारखंड में एक नया राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। आप सब आइए मिल करके साथ दीजिए और झारखंड की राजनीति को बदलने का जो हम सबों ने संकल्प लिया है उस संकल्प को आप सब मिल करके इसे आगे बढ़ाइए। यही कहना चाहूँगा आप तमाम झारखंड वासियों से। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।